अच्छा यार, हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं बेटे मई जून 24। सेक्शन बी और सी दोनों कर रहे हैं क्योंकि सेक्शन ए इसका है नहीं। ठीक है, अब हमें थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि बहुत करीब आपका पेपर आ चुका है और मुझे सारे पेपर्स करने हैं 2025 के। सेक्शन बी को जरा देखेगा क्या बोलता है। कहता है कि यार विद द हेल्प ऑफ अ फॉर्मूला, एग्जामिनर ने आपको को क्लियरली मेंशन कर दिया कि फॉर्मूले के साथ मुझे एक चीज आप समझाओगे। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फॉर्मूला का एक मार्क होगा, आपने पीईडी का मतलब बताना है। ठीक है। एंड कंसिडर द सिग्निफिकेंस टू अ फर्म ऑफ हैविंग प्राइस इलास्टिक और प्राइस इन इलास्टिक डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट। सवाल को तोड़ो, क्या कहता है। पीईडी का फॉर्मूला बताओ, पीईडी का मतलब बताओ, और मुझे ये बताओ कि पीईडी एक प्रोड्यूसर के लिए किस तरह से फायदेमंद होती है, क्यों सिग्निफिकेंट है एक प्रोड्यूसर के लिए। तो यूजफुलनेस ऑफ पीईडी फॉर अ प्रोड्यूसर वाला जो केस आपके पास होता है कि यार इलास्टिक है तो प्राइस कम कर दो, इन इलास्टिक है तो प्राइस बढ़ा दो, वगैरह वगैरह। वही सारी बातें बेटा आपको यहां पर लिखनी होंगी और वही सारा केस आपको यहां पर एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, वही सारा केस आपको यहां पर एक्सप्लेन करना होगा। अब इधर आ जाओ। स्टार्टिंग कैसे ली आपने। पहले तो जी आपने बेटा बता दिया कि पीईडी का मतलब क्या है, मेजर रिस्पॉन्सिवनेस, जो भी आपकी बेसिक डेफिनेशन है आपने उसको बता दिया। और फिर आपने बताना है फॉर्मूला। बेटा फॉर्मूला बताओगे फ्रैक्शन फॉर्म में, मतलब क्योंकि मैं तो यहां पर नहीं लिख सकता ऐसे, आपने उसको पूरा बताना है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं कर सकते। परसेंटेज के लिए साइन यूज कर सकते हो, लेकिन ओवरऑल आपको वर्ड्स में ही अपना पूरा फॉर्मूला लिखना है। अच्छा, फिर आपने उसको बता दिया कि यार अगर तो पीईडी ग्रेटर देन 1 आ रही है तो मतलब इलास्टिक है, अगर लेस देन 1 आ रही है तो इन इलास्टिक है। अब बच्चा यहां पर गलती क्या करेगा कि बच्चा सारी वैल्यूज बताएगा, इक्वल्स टू 1 भी बताएगा, इक्वल्स टू 0 भी बताएगा, इक्वल्स टू इन्फिनिटी भी बताएगा। बेटा ये चीजें तब तक नहीं बतानी होती जब तक एग्जामिनर खुद ना मांगे। जब वो खुद मांग ले तब आपने बता दिया तो ठीक है। अगर वो नहीं मांग रहा तो देर इज नो नीड टू एक्सप्लेन व्हाट यूनिटरी इलास्टिक इज, व्हाट परफेक्टली इलास्टिक इज, व्हाट परफेक्टली इन इलास्टिक, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अब आ जाए एनालिसिस पे। डायग्राम मैंने साथ में ही बनाई हुई है। अब आप आ जाएंगे एनालिसिस पे। आपने उसको बता दिया कि जी इलास्टिक डिमांड होती क्या है। प्राइसेस थोड़े से कम होती हैं, डिमांड कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा से बढ़ जाती है क्योंकि रिस्पॉन्सिवनेस ज्यादा है, सब्स्टिट्यूट ज्यादा है, लग्जरीज वगैरह वगैरह। ये आपने बातें उसको बता दी। अब यहां पर प्रोड्यूसर के लिए क्या सिग्निफिकेंस है। प्रोड्यूसर के लिए यहां से पॉइंट शुरू हो रहा है कि यार अगर आप एक प्रोड्यूसर हैं, आप अपनी प्राइसेस को थोड़ा सा कम करेंगे क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन, there are a lot of substitutes in the market. So the best possible scenario for a producer is to reduce his price so that more consumers are attracted towards him. और जब ज्यादा लोग आपके पास आएंगे, ज्यादा आपकी डिमांड बढ़ेगी, आपकी सेल बढ़ेगी और आपका रेवेन्यू बढ़ना शुरू हो जाएगा। बट इफ डिमांड इज इन इलास्टिक, तब आप उसको बताना शुरू करो कि यार आपकी प्राइसेस अगर ज्यादा से भी बढ़ती हैं तो आपकी डिमांड कंपैरेटिवली बहुत थोड़े से कम होती है। प्राइस ज्यादा से बढ़ रही है, डिमांड कंपैरेटिवली थोड़े से कम हो रही है, क्योंकि एक नेसेसिटी गुड है, जरूरी गुड है। समझे। तो इन दिस सिनेरियो प्रोड्यूसर को क्या करना चाहिए, प्रोड्यूसर को प्राइस बढ़ानी चाहिए। प्रोड्यूसर अपनी प्राइस बढ़ाएगा, क्वांटिटी थोड़े से कम होगी तो ये होगा प्रोड्यूसर का रेवेन्यू बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये आपकी पूरी सिग्निफिकेंस आपने बताई है कि पीईडी क्यों यूजफुल होता है फॉर अ प्रोड्यूसर। अब आ जाए इवैल्यूएशन पे कि भाई प्रोड्यूसर के लिए किस तरह पता चलेगा कि कब जरूरी है कब जरूरी नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आपके प्रोडक्ट का टाइप क्या है, आपके सब्स्टिट्यूट्स कितने हैं। आप अगर एक ऐसा प्रोडक्ट बेचते हैं जो कि महंगा है, जो कि लग्जरी है, तो आपको ऑटोमेटिकली खुद ही अंदाजा हो जाना चाहिए कि आपकी डिमांड इलास्टिक है, तो आपको प्राइसेस कम करनी चाहिए। लेकिन अगर हमारी ओवरऑल नेसेसिटी गुड हम बेच रहे हैं, डिमांड इलास्टिक है, तो देयरफॉर एक फर्म को इस काबिल होना चाहिए कि वो अपनी पीईडी को प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर सके, अपनी पीईडी को प्रॉपरली कैलकुलेट कर सके। क्योंकि अगर उसने पीईडी गलत कैलकुलेट की तो उसकी वजह से उसका पूरा सिनारियो गलत हो जाएगा, उसके पूरा रिजल्ट गलत हो जाएगा और उसके जो जो एक्शंस हैं वो सब बैकफायर कर जाएंगे। ये आपकी इवैल्यूएशन। शुड वी मेक बोथ डायग्राम्स, यस, आपको दोनों डायग्राम बनानी है।
ये डायग्राम काउंट होगी एनालिसिस में, मेरे पास जगह नहीं थी तो मैंने इसको थोड़ा ऊपर कर दिया है, लेकिन ये काउंट होगी इधर एनालिसिस में, ठीक है। आपने इधर बना दिए और आपने उसको एक्सप्लेन कर दिया, समझ गए बात को भाई? क्लियर है क्वेश्चन? ठीक है, बहुत ही हल्का क्वेश्चन था, इसको मैं कहता हूं बड़ा ही घटिया क्वेश्चन था। अब इसके आ जाएं आप पार्ट बी पे। पार्ट बी क्या बोलता है? assess whether government should always support the provision of merit goods in markets such as those for education or healthcare। अच्छा, अब बच्चा ना यहाँ पर एक बड़ी संगीन गलती कर चुका था जब अपने पेपर वो कर रहा था। देखो, उसने क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि यार क्या गवर्नमेंट को मेरिट गुड के लिए सपोर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसने हरगिज ये नहीं पूछा कि मैं कौन कौन सी पॉलिसी लगाऊं। उसने हरगिज ये नहीं पूछा, उसने हरगिज ये नहीं पूछा कि भाई मैं सब्सिडीज दूं या एडवर्टाइजिंग करूं या स्टेट प्रोविजन करूं, ये सवाल नहीं है। उसने हरगिज ये नहीं पूछा कि कौन सी पॉलिसी बेस्ट है, ये सवाल नहीं है। सवाल तो ये है कि क्या मुझे प्रोवाइड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, समझे? ये सवाल है। तो जो आपकी रीजनिंग है ना, वो रीजनिंग इसी बेसिस पे होनी चाहिए कि क्यों गवर्नमेंट को करना चाहिए और क्यों गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। आप लोग जब एग्जाम में पढ़ते हो क्वेश्चन को, सही तरह नहीं पढ़ोगे, गलत मतलब निकाल लोगे, तो मेजोरिटी बच्चा इस आंसर में मुझे यकीन है पॉलिसीज का लिख के आया होगा। सब्सिडीज दे दो, एडवर्टाइजिंग कर लो, ये कर लो तो वो कर लो। भाई उसका सवाल ही नहीं है, ये उसका सवाल है ही नहीं, ठीक है। जो पॉलिसीज हैं, पॉलिसीज आएंगी, लेकिन एक लिमिटेड पोर्शन है पॉलिसीज का। आप लास्ट पैराग्राफ एनालिसिस का लिख दो कि यार ये तरीकेकार हैं जिसके थ्रू गवर्नमेंट इंटरवीन कर सकती है, सब्सिडीज दे सकती है, एडवर्टाइजिंग कर सकती है, एजुकेशन वगैरह की। तो बस उतना ही बताना है, इससे ज्यादा डिटेल आपको नहीं देनी। अब यहां पर आओ, क्या कह रहा है बेटा? अब देखो, कह रही है कि एडवर्टाइजिंग के ड्रॉबैक लिखने हैं। एडवर्टाइजिंग के ड्रॉबैक नहीं लिखने हैं, हमने जनरल इस बात के ड्रॉबैक लिखने हैं कि क्या गवर्नमेंट को ये बेनिफिट, ये क्या सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हमें तो इस बात के ड्रॉबैक लिखना है, अभी मैं बताऊंगा तो आप समझेंगे, देखिएगा जरा। स्टार्टिंग बड़ी बेसिक है, बड़ी लॉजिकल है। आपने बता दिया जी मेरिट कोड क्या होता है, आपने उसको लिंक किया हेल्थ केयर के साथ, एजुकेशन के साथ। आपने मेरिट गुड की कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे, दे आर अंडर कंज्यूम्ड, अंडर प्रोड्यूस्ड, अंडर एलोकेटेड, बट दे जनरेट पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज, और ये फायदा देते हैं, और इस तरीके से आपने उनको कहानी समझा दी। अब आ जाए गवर्नमेंट को क्यों सपोर्ट करना चाहिए। ये नहीं है किस तरह सपोर्ट करना चाहिए, सवाल है क्यों सपोर्ट करना चाहिए। क्यों सपोर्ट करना चाहिए? क्योंकि इंफॉर्मेशन फेलियर होती है। गवर्नमेंट जो है वो प्राइसेस कम करवाएगी, प्राइसेस यूजुअली ज्यादा होती हैं, ओवरचार्ज होते हैं, तो सब्सिडीज का सिर्फ इतना ही पोर्शन लिखना है आपने। अफोर्डेबिलिटी होगी, डिमांड बढ़ेगी, लोग सोशली ऑप्टिमम लेवल पे आ जाएंगे। गवर्नमेंट जो है वो लोगों को हेल्प कर सकती है, वाउचर्स दे सकती है कि लोग भले कम पैसों पे चीजें कंज्यूम कर सकते हैं। लैक ऑफ नॉलेज होती है तो गवर्नमेंट को वो प्रोवाइड करना पड़ेगा, समझ रहे हैं? कंजम्पशन से पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज होना शुरू होंगी जो कि पहले इग्नोर हो रही थी। एजुकेशन होगी तो स्किल्ड वर्कर होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। हेल्थ केयर अच्छा होगा तो हेल्थियर वर्कफोर्स होगा, फ्यूअर सिक डेज जाएंगे, लोग छुट्टियां कम करेंगे, टाइम पे काम करेंगे, तेज काम करेंगे। बात को समझो कि वो क्या कह रहा है। गवर्नमेंट को क्यों अच्छा, ये डायग्राम मैंने मेरिट की बनाई हुई है। गवर्नमेंट को क्यों सपोर्ट नहीं करना चाहिए? क्योंकि भाई हड हराम हो सकते हैं लोग। अब ड्रॉबैक बताओ ना, जनरल ड्रॉबैक्स बताओ, किसी एक पॉलिसी पे रह के मत बताओ। जनरल ड्रॉबैक्स आप बताएं कि यार अगर गवर्नमेंट लेट से सब्सिडीज दे रही है तो प्राइवेट प्रोड्यूसर इससे हड हराम हो सकता है। प्राइवेट प्रोड्यूसर क्या पता इनएफिशिएंट हो जाए, प्राइवेट प्रोड्यूसर काम करना छोड़ दे, ठीक है। मैक्सिमम प्राइस हाँ कर सकती है। सब्सिडीज है तो वो गवर्नमेंट के लिए कॉस्टली है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के मसले हैं, मार्केट फेलियर हो सकती है, गवर्नमेंट फेलियर हो सकती है, गवर्नमेंट के पास फंड्स कहाँ से आएंगे, लोगों की नॉलेज कैसे इनहेंस होगी, अंडर कंजम्पशन के मसले कैसे खत्म होंगे। तो मैं ये आपको समझाना चाह रहा हूं कि ये सवाल सिर्फ एक पॉलिसी का नहीं है, ये एक जनरलाइज्ड क्वेश्चन है जहां पर वो आपसे पूछ रहा है
कि क्या गवर्नमेंट को पॉलिसीज लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। तो हम एक जेनेरिक पर्सपेक्टिव से बात कर रहे होंगे। सिर्फ मेरिट की डायग्राम बना ले बहुत। अच्छा, अब मेरी जो जजमेंट है कि क्या गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अब मुझे वो जजमेंट देनी। भाई गवर्नमेंट सपोर्ट मेरिट गुड की इंपॉर्टेंट है। अब देखो मैं कंपेयर कर रहा हूं क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज हमारे पास आए। अच्छा, अब देखो ये पॉजिटिव्स के अंदर कोई 5-6 पॉइंट लिखे हुए हैं। आप कोई से भी 3-4 ऊपर लिख दो, 2 सेव कर लो फॉर इवैल्यूएशन। ड्रॉबैक में भी यही है, कोई 4-6 पॉइंट लिखे हुए हैं, कोई से भी 4 ऊपर लिख लें, 2 सेव कर लें। रिपीट कोशिश करें ना हुआ करे इवैल्यूएशन। तो मैंने कहा जी इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, वेलफेयर वगैरह बढ़ेगा, हाउ एवर गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आ सकता है, वेस्टेज हो सकती है वगैरह वगैरह। मैंने ओवरऑल पहले कंपैरिजन किया। अब मैं बोलूंगा कि यार आप डिफरेंट पॉलिसीज का इस्तेमाल करें। मेरे हिसाब से गवर्नमेंट का सपोर्ट जरूरी है। गवर्नमेंट शुड सपोर्ट मेरिट कोड। ये मेरी जजमेंट आ गई। सपोर्ट होना चाहिए, लेकिन आप अपने प्राइवेट इदारों को भी इस काबिल करें कि वो बिना गवर्नमेंट सपोर्ट के भी लोगों की सोसाइटी की नीड को फुलफिल कर सकें। तो इन मेजॉरिटी केसेस गवर्नमेंट सपोर्ट इज रिक्वायर्ड, बट अ मिक्स्ड अप्रोच इज द बेस्ट सोल्यूशन, जहां पर प्राइवेट इदारा और गवर्नमेंट साथ मिलकर काम कर सके। सर जजमेंट में ये लिख सकते हैं कि इट डिपेंड्स अपॉन कंज्यूमर अवेयरनेस, इनकम लेवल ऑफ द कंज्यूमर। यार देखो बेटा, बात ये जो मैं बात आप लोगों को बार बार समझाता हूं, कुछ चीजें होती हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनमें सीधा या तो ब्लैक होता है या तो व्हाइट होता है, उसमें कोई ग्रे नहीं होता। भाई सिगरेट पीनी चाहिए नहीं पीनी चाहिए, नहीं पीनी चाहिए। अब उसके अंदर आप ये तो नहीं बोलेंगे ना कि यार ये तो कंज्यूमर के स्ट्रेस लेवल पे डिपेंड करता है, ये तो कंज्यूमर की हैबिट पे डिपेंड करता है। भाई चीज गलत है तो गलत है, नहीं करनी चाहिए भाई। समझे? तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पर या तो ब्लैक है या तो व्हाइट है, ये उन क्वेश्चंस में से। ग्रे एरिया पता है किस क्वेश्चन में आता है? जहां पर वो बोलता है कि जी फिस्कल पॉलिसी इज द बेस्ट पॉलिसी टू सॉल्व इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन तो कितनी वजह से होती है, तो फिस्कल तो बेस्ट नहीं बोल सकते हम। अच्छा, सब्सिडी इज द बेस्ट मेथड टू सॉल्व मैरिट गुड। अब मैरिट गुड में बड़े मसले हैं, सिर्फ प्राइस का तो मसला नहीं है। ये होते हैं ग्रे एरिया। यहां पर आप इस तरह की जजमेंट देते हो कि डिपेंड करता है भाई कंज्यूमर अवेयरनेस पे, इनकम लेवल पे वगैरह वगैरह। लेकिन एक सही या गलत की कोई अगर चीज है तो उसमें तो आप बोलोगे ना भाई ये तो चीज गलत है या तो सही है। उसके अलावा तो आप कोई बात नहीं कर सकते। क्लियर है बेटा? कोई टेंशन वाली बात? चलो अब आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अफेक्टिव मिनिमम प्राइस फॉर अ प्रोडक्ट। रुक जाओ, यहां तक रुको। डायग्राम बना के मुझे ये बता दो कि अफेक्टिव मिनिमम प्राइस क्या होती है। इसको डिफाइन किया, इसकी डायग्राम बनाई, आपको नॉलेज के 3 मार्क्स मिल गए। सही है। एंड कंसिडर द अफेक्ट ऑन कंज्यूमर सरप्लस फॉर दैट प्रोडक्ट। बेटा कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है? कंज्यूमर सरप्लस इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम अमाउंट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू पे माइनस एक्चुअल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। यही होता है। भाई अब एक चीज को समझो, ये डिमांड है, ये सप्लाई है, ठीक है, ये प्राइस आ गई, ये क्वांटिटी आ गई। फिलहाल ये कंज्यूमर सरप्लस है, फिलहाल ये कंज्यूमर सरप्लस है। मिनिमम प्राइस लगती है अबव द इक्विलिब्रियम, मिनिमम प्राइस लगती है अबव द इक्विलिब्रियम। तो बेटा जब मिनिमम प्राइस अबव द इक्विलिब्रियम लग गई, तो ये कंज्यूमर सरप्लस सिर्फ इतना रह गया हमारा। हाँ जी, सिर्फ ये छोटा सा पोर्शन हमारे पास रह गया कंज्यूमर सरप्लस का। तो समझाने का मकसद क्या है कि जब भी मिनिमम प्राइस लगती है अफेक्टिव, तो कंज्यूमर सरप्लस आपका कम होगा। यहां तक बात समझ गए? कंज्यूमर सरप्लस आपका कम होगा। बेटे बात क्लियर है? जल्दी बेटा एक्टिव रहो यार, सामने से जवाब दिया करो जब मैं सवाल पूछता हूं। यहां तक बात समझ गए? मिनिमम प्राइस लगेगी, कंज्यूमर सरप्लस कम होगा, ये बात लॉजिकल है, ठीक है। लेकिन
लेकिन कभी भी कंज्यूमर सरप्लस का सवाल हो, आप बोलेंगे द एक्सटेंट टू विच कंज्यूमर सरप्लस कम होगा, ये डिपेंड करता है किस पर? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर। अगर प्रोड्यूसर सरप्लस का सवाल हो, आप बोलेंगे कि भाई प्रोड्यूसर सरप्लस में ये फला फला चेंज आ रहा है, लेकिन दिस डिपेंड्स अपॉन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पर। बात समझा भाई? बात समझे? ये मैं एक जेनेरिक वो बता रहा हूं कंक्लूजन, जो हर सवाल में सेम रहता है। कभी भी कंज्यूमर सरप्लस का सवाल हो जहां पर वो पूछे कंज्यूमर सरप्लस बढ़ रहा है, कम हो रहा है, फला फला, आप जैसे ये सवाल देख रहे हैं मिनिमम प्राइस वाला, ये बात आपको क्लियरली नजर आ गई कि आपका कंज्यूमर सरप्लस गिरेगा, लेकिन कितना गिरेगा डिपेंड करता है पीईडी पे। जी अभी हाँ मैंने पढ़ लिया था, सही है। कितना गिरेगा? दिस डिपेंड्स अपॉन पीईडी। अब आओ जरा क्वेश्चन को देखो। डिफाइन मिनिमम प्राइस। भाई मिनिमम प्राइस क्या होती है कि प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से लगती है, और प्रोड्यूसर की इनकम को बचाने के लिए, और हमारे पास जो है ये अबव द इक्विलिब्रियम लग रही होती है वगैरह वगैरह। आपने पूरी उसको डायग्राम बना दी, आपने उसको प्रॉपरली एक सरप्लस का एरिया दिखा दिया, ठीक है ना। आपने उसको बेटा पूरा एक सरप्लस का एरिया दिखा दिया, और आपने उसको प्रॉपर तरीके से सारी उसको डायग्राम क्लियरली दिखाई है। अच्छा मैं यहां पर एक ही डायग्राम बनाऊंगा, मैं दो डायग्राम्स नहीं बनाऊंगा। दो डायग्राम बनाऊंगा तो टाइम वेस्ट होगा। मैं क्या करूंगा, यहां पर ना लेबलिंग कर दूंगा, ये देखो ऐसे। यहां पर मैंने लिखा बेटा पॉइंट ए, ठीक है। यहां पर है पॉइंट ई, मैं इसको P1 कर दूंगा, इसको आप C कर दो, D कर दो, जो दिल करे। मैंने एग्जामिनर को बताना है कि भाई आपका कंज्यूमर सरप्लस था, पहले APE था, मिनिमम प्राइस लगने के बाद क्या हो गया AP1 और C। इस तरीके से बेटा स्मार्ट काम करना होता है, टाइम नहीं होता एग्जाम में इतना। तो अब ये देखो भाई, आपने उसको बता दिया, आपने उसको बताया कि जी, आपने उसको बताया, मैं मुना में पढ़ता हूं आपका क्वेश्चन, कि जी कंज्यूमर सरप्लस क्या है, आपने उसको प्रॉपरली बता दिया, डायग्राम को आपने एक्सप्लेन किया। बेटे एक्सप्लेनेशन ऑफ डायग्राम आपकी आ गई एनालिसिस में, सही है, डायग्राम नॉलेज में, एक्सप्लेनेशन एनालिसिस में। अच्छा जी, कुछ कंज्यूमर को मार्केट से निकलना पड़ेगा, कंज्यूमर सरप्लस गिरेगा, प्राइस बढ़ गई वगैरह वगैरह, वो ये सारी बेटा घिसी पिटी बात, सही है, ये आपने उसको बता। इवैल्यूएशन को देखो, जब भी मिनिमम प्राइस लगती है उससे कंज्यूमर सरप्लस फॉल तो होगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ मिनिमम प्राइस विल रिड्यूस कंज्यूमर सरप्लस, बट द एक्सटेंट ऑफ द फॉल डिपेंड्स अपॉन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर बेटा डिमांड आपकी इनइलास्टिक है, अगर नेसेसिटी गुड है, अगर आपके पास ऑप्शंस नहीं है, यू शुड बी विलिंग टू पे मोर रिगार्डलेस जो भी प्राइस चल रही है। आपको एक्स्ट्रा पैसा पे करने के लिए हमेशा विलिंग होना पड़ेगा रिगार्डलेस द प्राइस, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। कंज्यूमर सरप्लस इतने से गिरेगा नहीं, इतने से फॉल नहीं होगा। बट इफ योर डिमांड इज इलास्टिक, when you know you have a lot of substitutes available, when there is a lot of competition in the market, आप अपने आप को easily switch कर सकते हैं from one producer to another, और आपका कंज्यूमर सरप्लस ज्यादा से गिरेगा if your demand is elastic। समझे? तो मैंने बोला देख फॉल तो होगा, ये बात तो फिक्स है, लेकिन कितना फॉल होगा ये किस पर डिपेंड करता है? पीईडी पर डिपेंड। कोई सवाल? मैमूना पूछ रही है सर आपके ख्याल में से अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो अटेम्प्ट कर लेना चाहिए या लीव कर दें, कर CS इट्स कंज्यूमर सरप्लस लिखने का इतना कुछ आता नहीं। बेटा बहुत इजी क्वेश्चन था, मैं होता तो मैं अटेम्प्ट कर लेता, बहुत घटिया सवाल था ये। लेकिन इसके अंदर एक ये कंडीशन है कि आपको मिनिमम प्राइस की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि बच्चा अक्सर मिनिमम मैक्सिमम में कंफ्यूज हो जाता है। तो मेरे हिसाब से तो एक बहुत ही फजूल सा सवाल था, 8 में से 8, कोई बड़ी बात नहीं है इस सवाल में। कोई प्रॉब्लम बेटे? कोई प्रॉब्लम? अब आ जाओ इसके पार्ट बी पे। Assess whether minimum wage policy is the best way to redistribute income in an economy। अब देखो इसने क्या कमीनापन किया, ऊपर बड़ा हल्का सवाल पूछ लिया, नीचे जो है ना वही हालत टाइट करने वाला सवाल पूछ लिया।
कभी भी आप लोग डिसाइड करते हो ना कि आप लोग कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, बेटे हमेशा पार्ट बी के बेसिस पे जज किया करो। पार्ट बी जिसका आप अटेम्प्ट करने के काबिल है ना, जिसका पार्ट बी अटेम्प्ट करने के काबिल है, वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया करें। रीजन बीइंग के देखो, पार्ट ए में कुछ ना कुछ करके आप 4-5 मार्क ले ही लोगे, भले नहीं भी आता ना, चलो 3-4 मार्क तो कहीं नहीं गए। असल गेम होती है पार्ट बी। मैं आपकी जगह होता तो मैं अब ये सवाल ना अटेम्प्ट करता। तो बेटा कभी भी जब क्वेश्चन पेपर पढ़ते हो तो पहले पार्ट बी पढ़ा करो। सही है। कहता है यार, क्या मिनिमम वेज पॉलिसी इज द बेस्ट वे टू रीडिस्ट्रीब्यूट इनकम इन एन इकोनॉमी। और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम मैंने आप लोगों को अपने गेस्ट टॉपिक के अंदर भी कहा हुआ है कि मुझे ऐसा लगता है कि 2026 के अंदर टेस्ट होगा। तो जी, वो कहता है कि यार इनकम रीडिस्ट्रीब्यूट करानी है, तो क्या मिनिमम वेज लगाना इज द बेस्ट पॉलिसी। अब देखो बेटा, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बहुत तरीकों से होती है। पहला तो उसने आपको एक खुद दे दिया जी, अभी हाँ बोले। पहला तो उसने आपको खुद दे दिया कि यार मिनिमम वेज लगाओ। सेकंड क्या हो सकता है, इंक्रीजिंग डायरेक्ट टैक्सेस। तीसरा क्या हो सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। चौथा, रिड्यूसिंग इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑन नेसेसिटी। पांचवा, ट्रेनिंग दे देना वर्कर्स को, सिखा देना, स्किल सिखा देना। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जिससे आपकी रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो जाती है। जी जी, प्रोग्रेसिव टैक्सेस भी आप लिख सकते हैं इसके अंदर। सही है। तो अब यहां पर देखो, अगेन ये फतवा बेस्ड क्वेश्चन है कि उसने बोला कि जी मिनिमम वेज इज द बेस्ट वे। तो यहां पर ग्रे एरिया आएगा। आप जजमेंट में बोलेंगे कि भाई डिपेंड करता है कि मसला है क्यों, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम खराब क्यों है, तो यहां पर आप उसके हिसाब से जस्टिफिकेशन देंगे। अब देखें जरा भाई क्वेश्चन नंबर 3 भी। पहले आपने डिफाइन किया कि व्हाट इज मिनिमम वेज। मिनिमम वेज का मतलब होता है कि जहां पर आपको एक एटलीस्ट इतनी अमाउंट ऑफ वेज अपने वर्कर्स को देनी ही देनी है, फिक्स अमाउंट ऑफ वेज देनी होती है। बेनिफिट्स बहुत सिंपल है कि यार वर्कर्स जो हैं वो काम की तरफ ज्यादा आते हैं, अगर मिनिमम वेज बढ़ जाती है तो दे आर मोटिवेटेड टू वर्क। और वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाती है, फिर वो काम की तरफ आना शुरू करते हैं। वेजेस बढ़ेंगी तो वर्कर की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, दे विल बी एबल टू अफोर्ड मोर लग्जरीज, दे विल बी एबल टू स्पेंड ऑन बेटरमेंट ऑन देयर ऑफ देयर लाइफस्टाइल, ऑन देयर चिल्ड्रन, अच्छी एजुकेशन करेंगे, अच्छा हेल्थ केयर देंगे, और वगैरह वगैरह। फर्म्स को जो सारी आपने बातें बता दी हैं, कहानियां आपने बता दी हैं। लेकिन मेरे हिसाब से मिनिमम वेज के ड्रॉबैक्स उसके बेनिफिट से ज्यादा हैं। जहां पर आप बताओ कि यार अगर आपने मिनिमम वेज लगा दी तो उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, सप्लाई कम होना शुरू हो जाएगी, महंगाई आना शुरू हो जाएगी, प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाएंगी। एक बहुत बड़ा मसला है अनएम्प्लॉयमेंट का। जब भी मिनिमम वेज बढ़ती है, वर्कर्स को हायर करना मुश्किल हो जाता है, वर्कर्स को अफोर्ड करना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से मैं वर्कर्स को फारिग करना शुरू करता हूं, जिसकी वजह से मैं वर्कर्स को निकालना शुरू करता हूं। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो उसकी वजह से बेटे क्राइम रेट, मॉरल हैजर्ड, डाइवोर्स रेट, सुसाइड रेट, डेथ रेट, ये चीजें भी तो बढ़ेंगी। समझे। अच्छा, एक सिनारियो ये भी है कि हो सकता है कि मेरी मशीन इज मच चीपर देन लेबर नाउ। तो अगर आपकी मशीन आपके लेबर से सस्ती है तो आप पागल हैं कि आप लेबर लेके चलेंगे, आप तो मशीन लेके आएंगे ना, जिससे आपका लॉन्ग टर्म पोटेंशियल भी ग्रो होगा। तो देर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस, देर आर लॉट ऑफ पॉइंट्स जो आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। लेबर को मशीन से रिप्लेस कर देने का, मिनिमम वेज आपने लगा दिया। आप, अच्छा मिनिमम वेज जरूरी भी नहीं है कि हर फर्म फॉलो कर रही हो। अब जैसे इलीगल अगर कोई बच्चा काम कर रहा है, 18 साल से कम है, ये बाहर के मुल्कों में बड़ा कॉमन है। जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं उनको बाय लॉ मेरे ख्याल में 18 से 20 घंटे पर वीक अलाउड है काम करना। अब जाहिर है 18-20 घंटे में काम नहीं बनता, तो वो बेचारे क्या करते हैं, 30-30 घंटे हफ्ते के काम कर रहे हैं, 40-40 घंटे काम कर रहे हैं। तो उनको स्टेट एक्सप्लॉइट करता है, कहता है कि भाई मैं तुम्हारी शिकायत नहीं करूंगा हुकूमत को, तुम्हें निकलवाऊंगा नहीं मैं, लेकिन पैसे कम दूंगा। ये भी ड्रामेबाजियां हो रही होती हैं। अच्छा, अब आपने बताना शुरू करना है ऑल्टरनेटिव पॉलिसी, कोई सी भी दो बता दो, क्योंकि देखो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा थियोरेटिकल है, डायग्राम इसमें एज सच है नहीं। आप बनाना चाहें तो आप एक सिंपल सी मिनिमम वेज की डायग्राम बना सकते हैं। यहां पर वेज आ गई, यहां पर क्वांटिटी ऑफ लेबर आ गया, डिमांड ऑफ लेबर, सप्लाई ऑफ लेबर, ये चल रहे हैं मामला, वेज रेट, क्वांटिटी, ये मिनिमम वेज आ गई बस। इसके साथ आप लिंक कर दें।
ये आप डायग्राम बना सकते हैं। अच्छा, कोई सी भी दो पॉलिसीज, मेरा मशवरा है, आपको इसके साथ बतानी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन प्योर थ्योरेटिकल है। प्रोग्रेसिव टैक्सेस की हम डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन प्रोग्रेसिव टैक्सेस के ड्रॉबैक क्या है? टैक्स एवेजन, और लोग अपनी इनकम नहीं दिखाते, चोरी करते हैं। ट्रांसफर पेमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट देना शुरू कर दो, गरीबों को बेनिफिट देना शुरू कर दो। आजकल जो हमारी हुकूमत ने इतना एहसान कर दिया है हमारे ऊपर, कि बाइक वालों को 2,000 रुपए की सब्सिडी दी है। 2,000 रुपए की सब्सिडी दी है बाइक वालों को। तो ये भी गवर्नमेंट कर सकती है, ये भी ट्रांसफर पेमेंट का पार्ट। वो खैर इस तरीके से आप लिख सकते हो, लेकिन ड्रॉबैक्स क्या है ट्रांसफर पेमेंट से? कि इंसान हड हराम होना शुरू हो जाता है। अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स दे रहे हैं, मुझे घर बैठे बैठे पैसा आ रहा है, तो फिर मुझे काम करने की जरूरत कोई है नहीं। अब आओ जरा इवैल्यूएशन। कहता है यार, मिनिमम वेज कैन बी अफेक्टिव इन रीडिस्ट्रीब्यूटिंग इनकम बिकॉज इट डायरेक्टली इंक्रीजेस द अर्निंग ऑफ लो पेड वर्कर। सही है, मिनिमम वेज से आपकी इनकम बढ़ती है तो वो आपके लिए एक अच्छी चीज है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि मिनिमम वेज लगाई कितनी है। अब मिसाल के तौर पे अगर मिनिमम वेज चल रही है 10 रुपया फी घंटा, गवर्नमेंट ने उसको 11 रुपया फी घंटा कर दिया, तो भाई किसके ऊपर एहसान कर दिया? लेकिन अगर गवर्नमेंट ने मिनिमम वेज 15 रुपया फी घंटा कर दी, यानी कि 50% से बढ़ा दी, तब तो बेटा प्रोड्यूसर के लिए मसला है ना। प्रोड्यूसर के लिए नुकसानदेह वाली चीज, नुकसान वाली चीज। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी मिनिमम वेज कितने पे लगाई जा रही है और किस हिसाब से लगाई जा रही है। इन कॉन्ट्रास्ट, प्रोग्रेसिव टैक्सेस और जो ट्रांसफर पेमेंट है, ये किसकी तरफ टारगेटेड होते हैं? ये टारगेटेड होते हैं अमीर बंदे से पैसा लेके गरीब को देने के ऊपर। तो यहां पर एक चीज होती है कि अमीर गरीब का जो गैप है वो कम होता रहता है। लेकिन यार जो गरीब बंदा है उसके लिए एक डिसइंसेंटिव है, वो तो बोलेगा कि यार मैं अगर पैसे कमाता हूं तो अपनी मेहनत से कमाता हूं ना, तो गरीब बंदे को मैं क्यों दूं? तो ये एक प्रॉब्लम आती है। ओवरऑल रीडिस्ट्रीब्यूशन में ये हेल्प तो करेगा, लेकिन ये कहना कि इट इज द बेस्ट पॉलिसी, ये जो है ना जायज नहीं। तो यहां पर आपको मिनिमम वेज के साथ साथ कॉम्बिनेशन ऑफ अदर पॉलिसीज लेके चलनी पड़ेंगी। आपको प्रोग्रेसिव टैक्सेस का निजाम लेके चलेगा, आपको ट्रांसफर पेमेंट का निजाम लेके चलना पड़ेगा, तब जाके आपके पास एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम आ रही होगी। एक पॉलिसी को बेस्ट बोल देना ये जायज नहीं। कोई प्रॉब्लम? जी भाई। यार पीपीसी कर सकते हो, आसान है, इतना कोई मुश्किल नहीं होता। चलो अब आ जाओ मैक्रो पे। अच्छा भाई, इसके अंदर दोनों ही क्वेश्चन आसान है, दोनों ही आसान है। क्या कह रहा है? एक्सप्लेन व्हाई एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इज अ सप्लाई साइड पॉलिसी। पहली बात, रुक जाओ। कहता है मुझे ये बताओ कि जो हम लोग एजुकेशन और ट्रेनिंग पे खर्चा करते हैं वो सप्लाई साइड पॉलिसी क्यों है? तो पहले तो आपने उसको डिफाइन करना है कि व्हाट इज सप्लाई साइड पॉलिसी, और आपने बताना है कि यार एजुकेशन और ट्रेनिंग जो है वो एक तरीके से लॉन्ग टर्म पॉलिसी होती है, इससे वर्कर्स का पोटेंशियल बढ़ता है, वर्कर्स की औकात बढ़ती है। तो ये रीजन है कि ये सप्लाई साइड है, प्रोडक्टिविटी वगैरह फर्म्स की बढ़ रही है। एंड कंसिडर why its impact on general price level may differ between short run and long run। और मुझे ये बताओ कि इसका जो जनरल प्राइस लेवल पे अफेक्ट आता है वो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में डिफरेंट क्यों होता है? तो बेटा अब क्योंकि उसने लॉन्ग रन की बात की है, तो मुझे लॉन्ग रन की डायग्राम यहां पर बनानी पड़ेगी, जहां पर मैं ऐसे एक एलआरएएस को शिफ्ट करके दिखा रहा हूं। सही है? तो अब यहां पर देखो जरा, यहां पर देखे जरा। भाई मैंने उसको बताया कि ये सप्लाई साइड पॉलिसी क्या होती है। सप्लाई साइड पॉलिसी जो है वो पॉलिसी होती है जो कि आपकी एफिशिएंसी वगैरह बढ़ाती है, आपकी सप्लाई को बढ़ाती है, वगैरह 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 सारी बातें हमने बेसिक इंट्रोडक्शन उसको दे दिया। ट्रेनिंग और एजुकेशन ह्यूमन कैपिटल को इंप्रूव करती है, स्किल्स वगैरह नॉलेज वगैरह लेके आती है। चलो भाई ये राइट वर्ड शिफ्ट करके हमने उसको दिखा दिया, ठीक है। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन इम्पैक्ट में क्या फर्क पड़ेगा प्राइस पे? देखो बेटा बात सुनो।
अगर गवर्नमेंट एजुकेशन दे रही है, अगर गवर्नमेंट हेल्थ केयर दे रही है, अगर गवर्नमेंट ट्रेनिंग दे रही है, गवर्नमेंट कुछ भी कर रही है, कोई भी खर्चा गवर्नमेंट की तरफ से आता है, तो ये पार्ट होता है आपकी गवर्नमेंट स्पेंडिंग का। इतनी बात मानते हैं। एक भाई गवर्नमेंट ने ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू कर दिए, जैसे ये अपना क्या है वो मिनिस्टर हाउस के अंदर, ये कराची का जो है, इसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम होती हैं, ठीक है, तो वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है। तो शॉर्ट रन में अगर आपकी गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ती है, तो बेटा उससे बढ़ेगी एग्रीगेट डिमांड। सही है, उससे आपकी बढ़ेगी एग्रीगेट डिमांड। और जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो क्या आ जाएगी, डिमांड पुल। आपकी प्राइस लेवल क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। लॉन्ग रन के अंदर क्या इंपैक्ट है, कि देखो आपका एलआरएस राइटवर्ड शिफ्ट कर रहा है, तो लॉन्ग रन के अंदर क्योंकि आपके ह्यूमन कैपिटल इंप्रूव हो गया, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, इससे क्या होगा कि आपकी सप्लाई बढ़ेगी। और ये वाला एग्रीगेट डिमांड जो पहले यहां पर इक्विलिब्रियम बनाता था, अब कहां पर इक्विलिब्रियम बना रहा है, इधर, तो प्राइस भी तो कम हो गई ना। तो उसने पूछा हुआ था कि शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में प्राइस पे क्या अफेक्ट पड़ेगा। आपने बता दिया कि शॉर्ट रन में क्योंकि एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो आपकी प्राइस बढ़ेगी, लेकिन लॉन्ग रन में एग्रीगेट सप्लाई बढ़ रही है तो प्राइस क्या होगी, फॉल होगी। अब जजमेंट पे आ जाओ। भाई शॉर्ट रन और लॉन्ग रन कैसे डिफरेंट है, भाई टाइम लैग होता है, टाइम लग रहा होता है। शॉर्ट रन के अंदर जो है आपकी डिमांड बढ़ती है सप्लाई बढ़ने से पहले, लेकिन लॉन्ग रन में जाके इंसान इतना काबिल हो जाता है कि सप्लाई को ऑटोमेटिकली बढ़ाना शुरू कर देता है। लेकिन अगेन इफेक्टिवनेस ऑफ दिस पॉलिसी डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड द क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, आप जो ट्रेन कर रहे हो क्या वो इस काबिल भी है कि वर्कर की स्किल्स को इनहेंस कर सके। आप जो एजुकेशन दे रहे हो वो इस काबिल भी है कि बच्चा ग्रो कर सके। तो ओवरऑल लॉन्ग रन के लिए बड़ी इफेक्टिव है, लॉन्ग रन में प्राइसेस को गिरा देगा, सप्लाई को बढ़ा देगा। बट इन द शॉर्ट रन इट कैन क्रिएट डिमांड पुल इन्फ्लेशन। क्लियर है भाई, क्लियर है। बड़ा जेनेरिक क्वेश्चन था यार, बहुत जेनेरिक क्वेश्चन था। इस सवाल का माइक्रो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इस पेपर का मैक्रो जो है कंपैरेटिवली बड़ा इजी है। अच्छा, अब इसके जरा पार्ट बी को देखें। assess whether the consequences of inflation in an economy are always negative। कहता है, कहता है कि मुझे ये बता दो कि क्या इन्फ्लेशन आपके लिए हमेशा नुकसानदेह है। ये सवाल, क्या इन्फ्लेशन आपके लिए हमेशा नुकसानदेह है। बेटे नेगेटिव इफेक्ट्स तो आप लोगों ने बहुत पढ़े हुए हैं, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है मेन्यू कॉस्ट, शू लेदर कॉस्ट, लेंडर बोरोवर के मसले, परचेजिंग पावर कम हो जाना, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाना, डेप्रीसिएशन ऑफ करेंसी हो जाना, इंटरनेशनल मार्केट में हमारे एक्सपोर्ट्स गिर जाना। बहुत नुकसान पड़े हुए ना आपने, वही सारे लिख रहे हैं। लेकिन फायदे भी लिख रहे हैं। फायदे जैसे कि मल्टीप्लायर इफेक्ट आ गया, इकोनॉमिक ग्रोथ आ रही है। अगर आप रॉ मटेरियल बेचते हो या आप कोई नेसेसिटी गुड बेच रहे हो तो आपके एक्सपोर्ट रेवेन्यू बढ़ेगा। समझे, एफडीआई आती है, अगर लो एंड स्टेबल रेट ऑफ इन्फ्लेशन है तो एफडीआई आता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है। समझे, डेट बर्डन कम हो जाएगा। तो बेटा इस तरीके से हर तरफ से सोचा करो, हर तरह से सोचा करो। देखो क्या लिखा हुआ है मैंने, मैंने कहानी कैसे स्टार्ट की है। एंटिसिप ये बेटा जजमेंट में आएगा, आमना वेरी गुड पॉइंट, ये जजमेंट में आएगा। अब ये देखो, इन्फ्लेशन के पहले मैंने डिफाइन कर दिया, पहले आपने नेगेटिव्स बता दी क्योंकि सवाल में नेगेटिव्स ही पूछे हुए थे, तो मैं नेगेटिव से स्टार्ट करूं। वही सारी कहानी है, इंटरनेशनल कंपैरेटिवनेस कम हो गई, रियल इनकम गिर गई, अनसर्टेनिटी आ गई है, फ्यूचर कॉस्ट वगैरह प्रोडिक्ट करना मुश्किल हो जाता है, मेन्यू कॉस्ट, शूल अदर कॉस्ट, और भी 500 है यार, आप कोई सी भी नोट से उठा के लिख सकते हो। और मैंने साथ में डायग्राम बनाई हुई है जहां पर एग्रीगेट डिमांड कंटिन्यूसली बढ़ रही है, और मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा कि देखो आप आहिस्ता आहिस्ता आगे जाओगे तो आपके पास हाइपर का थ्रेट आ जाता है। पॉजिटिव्स क्या है, कि आपकी वैल्यू ऑफ डेट, जो लेंडर बोरोवर वाला केस था, बोरोवर को आसानी हो जाती है। अगर मॉडरेट इन्फ्लेशन है तो उससे हमारे पास रेवेन्यूज बढ़ते हैं, इन्वेस्टमेंट आती है, एम्प्लॉयमेंट वगैरह बढ़ती है। अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है तो वैल्यू ऑफ एसेट, प्रॉपर्टी महंगी होती है, शेयर्स महंगे होते हैं, वैल्यू बढ़ती है। समझे, तो ये आपने बेनिफिट्स उसको बता दिए। अब मैं कभी भी ये नहीं बोल सकता कि इन्फ्लेशन हमेशा नुकसानदेह है या इन्फ्लेशन हमेशा फायदेमंद है। मैं बोलूंगा डिपेंड्स अपॉन इट्स रेट एंड स्टेबिलिटी।
भाई इन्फ्लेशन कितनी आ रही है, क्या वो प्रिडिक्टेबल है कि नहीं है, उस हिसाब से मैं ये जज कर पाऊंगा कि इन्फ्लेशन का मुझे फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। और आपको नोट्स में अफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन के आखिर में एक पेज दिया हुआ है जहां पर मैंने बताया हुआ है कि इज इन्फ्लेशन हार्मफुल और नॉट। तो मैंने कहा था कि ये कंक्लूजन होगा जिसमें आप लिखेंगे डिपेंड्स, कि आप प्रिडिक्टेबल इन्फ्लेशन है कि अनप्रिडिक्टेबल है, आप एक्सचेंज रेट पे कितना, इंटरनेशनल रेट पे सॉरी, कितना डिपेंडेंट है, आपका एक्सचेंज रेट कैसा है, फ्लोटिंग है, फिक्स्ड है, मैनेज फ्लोटिंग है, क्या है। सही है। तो ये चीजें आपने अपने जजमेंट में बतानी है। अगर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा आ रही है, अनस्टेबल है, तो मसले वाली बात है। मुनासिब आ रही है, स्टेबल है, प्रिडिक्टेबल है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब देखो ना, कल रात 25 रुपया पेट्रोल बढ़ा दिया, इतनी बेगैरत हुकूमत है, इन्होंने 12-13 रुपए कम किए, 25 रुपए बढ़ा दिया कल, क्या फायदा हुआ। तो ये किसी ने सोचा तो नहीं था ना, लेकिन एक्सपेक्टेशन पूरी थी कि भाई बेगैरती होगी, एक्सपेक्टेशन तो पूरी थी ना। तो ये है कि अब हम लोग आदी हो चुके हैं, अब चमाट पड़ती भी है ना, अब चमाट पड़ती भी है तो हमें कुछ नहीं होता, हम आगे बढ़ते, सही है, हम बोलते हैं और मार ले भाई, खत्म, हमारा ये हिसाब हो चुका है। तो इन्फ्लेशन इज नॉट ऑलवेज नेगेटिव। मॉडरेट इन्फ्लेशन अगर है तो वो बेहतर है, मुनासिब रहती है, ज्यादा हार्मफुल नहीं होती। लेकिन अगर बहुत एक्सट्रीम लेवल पे चली जाती है तो क्या कर सकते हैं। बेटा आज के टाइम पे कोई रिच नहीं है, आज के टाइम पे कोई रिच नहीं है बेटा, पाकिस्तान में खास तौर पे। सर लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई को कैसे लिंक करेंगे, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई को कहाँ लिंक करना है, क्यों लिंक करना है। उसको लिंक नहीं करना। वो तो डायग्राम में बेटा समझाना तो है ना, डायग्राम में तो आप एक्सप्लेन करेंगे ही हाइपर इन्फ्लेशन का समझाने के लिए। हाँ डायग्राम में तो आप हाइपर इन्फ्लेशन शो करने के लिए बताओगे ना कि कंटिन्यूसली अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है तो हाइपर इन्फ्लेशन का थ्रेट है। अब आ जाओ लास्ट क्वेश्चन पे। कहता है कि यार विद द हेल्प ऑफ अ फॉर्मूला, एक मार्क है भैया फॉर्मूले का, एक्सप्लेन द कॉजेस ऑफ एन इंप्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ ट्रेड इन एन इकोनॉमी। रुक जाओ, रुक जाओ। फॉर्मूला क्या है टर्म्स ऑफ ट्रेड का, टर्म्स ऑफ ट्रेड होता क्या है, टर्म्स ऑफ ट्रेड इंप्रूव कैसे हो। भाई टर्म्स ऑफ ट्रेड कैसे इंप्रूव होगा, या तो एक्सपोर्ट प्राइस बढ़ाओ या तो इंपोर्ट प्राइस कम, यही दो रास्ते। एक्सपोर्ट प्राइस सर कैसे बढ़ सकती है, एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, इन्फ्लेशन का आ जाना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का बढ़ जाना। सर इंपोर्ट प्राइस कैसे कम हो सकती है, आपकी जो है टैरिफ वगैरह आप हटा दो, आप प्रोटेक्शनिज्म हटा दो, तो इससे आपके पास जो है वो इंपोर्ट प्राइस कम हो सकती है। एंड कंसिडर वेदर सच एन इम्प्रूवमेंट कैन एवर बी हार्मफुल। तो मुझे ये बताओ कि ये जो हमारे पास एप्रिसिएशन हो रही है, क्या ये नुकसानदेह होगा हमेशा, ये सवाल है। तो अब हमेशा नुकसानदेह होगा कि नहीं, वो तो बात की बात है, लेकिन जनरली पहले हमने उसके बारे में बात करनी है। आपने बताया टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या बताता है, क्या रेशो है, और इसका फॉर्मूला क्या है, आपने उसको बता दिया। और फिर आपने उसको बताया कि इंप्रूवमेंट कैसे आ सकती है, या तो एक्सपोर्ट प्राइस बढ़ जाए या तो इंपोर्ट प्राइस कम हो जाए या दोनों साथ हो जाए, ठीक है, या आइदर ऑफ ईच भी हो गया तो फिर टर्म्स ऑफ ट्रेड इंप्रूव होगा। अब आपने बताना है कि एक्सपोर्ट प्राइस अगर बढ़ेगी तो कैसे बढ़ेगी। आपने बताया जी कि आपकी प्राइसेस बढ़ चुकी हैं, या आपकी परचेजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपका बढ़ चुका है, आपकी तरक्की हो रही है तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है, तो प्राइस वगैरह बढ़ना शुरू हो गई। और प्राइस बढ़ेगी तो इससे इसका मतलब क्या है कि हर 1 रुपए की एक्सपोर्ट के बदले में आप ज्यादा इंपोर्ट करवा सकते हैं। दूसरा आपने बता दिया जी फॉल इन इम्पोर्ट प्राइस, कि हमारी करेंसी अप्रिसिएट हो गई, हमारे लिए वैल्यू दूसरों का कम हो गया, रॉ मटेरियल सस्ता आ रहा है वगैरह वगैरह, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गई है, इस तरीके से। अच्छा, अब आपने बताना है नुकसान। नुकसान में क्या है, या तो एक्सपोर्ट प्राइस बढ़ना या तो इंपोर्ट प्राइस कम होना। अगर बेटा एक्सपोर्ट प्राइस बढ़ेगी तो एक्सपोर्ट्स कम होने के चांसेस हैं, और अगर इंपोर्ट प्राइस कम होगी तो इंपोर्ट्स बढ़ने के चांसेस हैं। तो ये मसला है ना। तो इससे तो आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड खराब हो सकता है, इससे तो आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड खराब हो सकता है भाई, समझे। तो जब आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड खराब होगा तो उससे आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं। तो इवैल्यूएशन क्या है कि यार क्या ये हमेशा नुकसानदेह होगा, तो आपने बताना है डिपेंड्स अपॉन पीईडी। अगर आपका प्रोडक्ट इलास्टिक इन नेचर है तब नुकसान है, क्योंकि तब आपके एक्सपोर्ट्स गिरेंगे। बट अगर आपका प्रोडक्ट इन इलास्टिक इन नेचर है
तब नुकसान नहीं है, तब फायदा है, तब आपका रेवेन्यू बढ़ेगा। जब आपका रेवेन्यू वगैरह बढ़ेगा तो उससे फिर आपको बैलेंस ऑफ ट्रेड बेहतर हो जाएगा। अच्छा, तो इन कंक्लूजन डिपेंड करता है कि आपकी पीईडी का क्या हिसाब किताब चल रहा है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि कंपैटिटिवनेस के ऊपर कोई नेगेटिव इफेक्ट तो आए। बात समझ गए? जी, तभी चाइना डी वैल्यू करके रखता है। अब आओ लास्ट क्वेश्चन पे। assess whether depreciation of an exchange rate is always beneficial to an economy। बेटा depreciation, मार्शल लर्नर, शॉर्ट रन लॉन्ग रन, पूरी वही कहानी है, पूरी वही कहानी है कि क्या डेप्रीसिएशन आपके लिए फायदेमंद होगा कि नहीं होगा। तो पहले तो आपने बताना है कि डेप्रीसिएशन होता क्या है। आपने बता दिया कि जी एक्सपोर्ट सस्ता हो जाएगा, इंपोर्ट महंगा हो जाएगा, वगैरह वगैरह। अब आएंगे आप इसके एडवांटेजेस पे। आपने बताना है कि जी इससे आपकी एक्सपोर्ट प्राइस बढ़ती है। सॉरी, है क्या लिखा हुआ है मैंने? हाँ, एक्सपोर्ट, हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ जाते हैं, सॉरी। डेप्रिसिएशन से एक्सपोर्ट सस्ता होता है, हमारे एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड बेहतर होगा, मुल्क में एम्प्लॉयमेंट आएगी, ट्रेड डेफिसिट रिड्यूस होगा। जनरल सी बातें करें, जेनेरिक बातें करनी है। पहले सिर्फ पॉजिटिव्स बताने कि एग्रीगेट डिमांड वगैरह बढ़ रहा है। फिर आप बताएंगे नेगेटिव्स। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ सकती है, रॉ मटेरियल महंगा हो सकता है, आपकी सप्लाई कम हो सकती है, और रॉ मटेरियल एक्सपेंसिव हो सकता है, जरूरत की चीजें महंगी हो सकती हैं। जे कर्व की आपने कहानी यहां पर डाल दी, ठीक है। तो ओवरऑल सारे वही बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स है जिससे आपका एग्रीगेट डिमांड अफेक्ट हो रहा होता है। इवैल्यूएशन, डेप्रिसिएशन इज नॉट ऑलवेज बेनिफिशियल। ये किस पे डिपेंड करता है? पीईडी पे। अगर डिमांड इलास्टिक है तो फायदा है, इन इलास्टिक है तो नुकसान है। ठीक है, क्यों? क्योंकि रेवेन्यू गिर रहा है। एट द सेम टाइम इंपोर्ट्स एक्सपेंसिव हो रहे हैं, तो ये हमारी जे कर्व वाली जो कंडीशन है, मार्शल लर्नर कंडीशन जो है, वो प्रूव हो रही है। मोर ओवर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है ये भी बड़ा क्रूशल है कि भाई क्या हम लोग इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंट हैं? अगर तो हम इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंट हैं तब डेप्रिसिएशन बड़ी खतरनाक है। लेकिन अगर हम फिनिश गुड बेचते हैं, जिसका कंपटीशन बहुत ज्यादा है, हम एक्सपोर्ट्स पर डिपेंडेंट हैं, तब चलो किसी हद तक हमें फायदा होगा। इससे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन भी आ सकती है। तो ओवरऑल डेप्रिसिएशन कैन बी बेनिफिशियल इन द लॉन्ग रन अगर ये आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ाए, ठीक है। लेकिन ये हार्मफुल भी हो सकती है जब ये आपके मुल्क में इन्फ्लेशन लाएगा, आपकी इंपोर्ट की कॉस्ट बढ़ जाएगी, आपकी वीकनेसेस जो है वो बाहर आना शुरू होंगी। तो डेप्रिसिएशन कब फायदेमंद होगा? दिस डिपेंड्स अपॉन इकोनॉमिक कंडीशन, दिस डिपेंड्स अपॉन इलास्टिसिटी, दिस डिपेंड्स अपॉन कि आप इंपोर्ट पे कितना डिपेंडेंट हैं, इन्फ्लेशनरी प्रेशर आपका क्या चल रहा है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज बेनिफिशियल या डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज हार्मफुल। क्लियर है भाई? तो भाईजान ये आपका क्वेश्चन था। कल आप लोगों की एक्स्ट्रा क्लास होगी सर, वेबसाइट पर इंटरनेशनल ट्रेड का लेक्चर अपलोडेड नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं चेक कर लेता हूँ। इंटरनेशनल ट्रेड का बेटा या तो वो कंपैरेटिव एब्सोल्यूट एडवांटेज के नाम से होगा या ऐसा कुछ होगा। मैं देख लेता हूँ फिर भी, ठीक है। अबिहा कह रही हैं, अबिहा ने बहुत मर्तबा 1000 बार अभी अबिहा कह रही हैं, देखा हुआ है मैंने। तो होगा बेटा, मिल जाएगा इंटरनेशनल ट्रेड। सही है, चले जा सकते हैं बेटा। अल्लाह हाफ़िज़।